आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने ऋषि मुनियों की जो नींव रखी है सभी विषयों की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक नई शुरुआत की अपने चैनल पे। ये चूँकि हमारे ऋषि मुनियों ने सभी विषयों की नींव रखी है जिस पे आज पूरा विश्व खड़ा है, प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो हम उन सभी विषयों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाता है तो कृपा करके आप ना वीडियो को दुगनी स्पीड में देखा करें ताकि आपके लिए टाइम आधी हो जाए। ठीक है, तो ऋषि मुनियों ने लगभग सभी विषयों पे ना, ऐसा नहीं कि सभी विषयों पे, मैं उन सभी ऋषियों को बताता हूँ मैं कि कैसे किन किन विषयों पे हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं वही नहीं, बहुत सारे विषयों का क्या है नींव रखा है। तो ये हमारा जो नींव है, हमारा जो नींव है वो हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। ठीक है, हमारा गौरव होना चाहिए। ठीक है, और लिख कर समझाता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम होता है, इसलिए आप दुगनी स्पीड में देखा करें। ठीक है, देखो ऋषि मुनियों ने केवल शून्य से सर्जरी तक सभी विषयों को छुआ है और विकसित भी किया है। सर्जरी कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, और ये क्या चिकित्सा का है, चिकित्सा शास्त्र का है। सर्जरी शून्य गणित का है। इन दोनों के बिना तो आधुनिक जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, पहला से शुरुआत करूँ। देखो, आपने कभी सुना है इसके बारे में? लेखन पद्धति भी हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया है। आज देखो, मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ ना, ये ऋषि मुनियों की ही देन है। इससे क्या हुआ, लेखन पद्धति से पहले विश्व लिखना नहीं जानता था। हमारे वेद जितने भी थे श्रुति है, यानी मुख से बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता था। लेखन की पद्धति नहीं है। लेखन पद्धति का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने ही रखा है। पहले ताड़ के पत्तों में और भोजपत्रों में लिखा करते थे। लेखन पद्धति से क्या हुआ यह बताता हूँ। दस्तावेज बने, किसका? शोध कार्य करते थे उसका, प्लस शिक्षा का, जितने भी अन्य शोध कार्य करते थे शिक्षा पे, अन्य चाहे गणित हो, भौतिक हो, चिकित्सा हो, ये सभी शोध कार्य शिक्षा समान इसी में आते हैं, प्लस ज्ञान। भाई इन तीनों चीजों को आप स्टोर करके रखोगे तभी तो सुरक्षित रहेगा। आप कितने मुख से बोलोगे, तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लेखन पद्धति की शुरुआत की। लेखन पद्धति में स्याही यानी इसको हम दवात बोलते हैं, इसका उपयोग करते थे। इसका भी निर्माण कोई सामान्य का बात नहीं है, ये रसायन पद्धति से ही बनते हैं। ठीक है, तो जब मैं उसको बताऊंगा केमिस्ट्री में, तब इसको बताऊंगा कैसे बना था ये। तो देखो, लेखन पद्धति आज भी विश्व लिखता है और ये हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया है हमें। हमारा वेद निश्चित ही श्रुति था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर जाया करते थे ज्ञान वेद का, लेकिन दस्तावेज बना, ग्रंथों का निर्माण करना हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिया है विश्व को। दूसरा यह देखो, आप इसको जानते हैं, शिक्षा पद्धति आप जानते हैं, गुरुकुल। अब देखो, शिक्षा पद्धति यानी पहले विश्व क्या है, शुरू में वैदिक काल में लोगों को शिक्षा करने का पद्धति, जैसे आज स्कूल कॉलेज है, शिक्षा करने की पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने ही इसकी नींव रखी है। ऐसा नहीं कि नींव रख दिए और छोड़ दिए, प्रॉपर इसका विकसित हुआ है, मतलब विकास हुआ है। गुरुकुल में क्या है, बच्चों को पढ़ा जाता है, क्या शिक्षा दिया जाता है? शरीर की प्लस मन की प्लस अध्यात्म की, और इसके साथ गणित व अन्य विषयों की ज्ञान दिया जाता था। शस्त्रों को चलाना भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। आपको ये चीज विश्वविद्यालय अलग अलग लिख रहा हूँ, विद्यालय, ये आपको तो मालूम होगा। विश्व और विद्यालय दोनों मिलकर बने हैं, यानी पूरे विश्व के छात्र यहाँ आके पढ़ते थे। विश्व मतलब पूरे विश्व का विद्यालय था ये।
तो पूरे विश्व के छात्र पढ़ते थे। विश्वविद्यालय हमारा जो तक्षशिला था उसमें क्या है, तक्षशिला नालंदा में 64 विषयों पर क्या होता था, पढ़ाई होता था। यानी शिक्षा पद्धति भी हमारे ऋषि मुनियों ने ही रखा था और प्रॉपर विकसित भी किया है। लेखन पद्धति तो समझ गए। जब तक लेखन पद्धति नहीं था, ये शिक्षा पद्धति में कोई क्रांति नहीं आई थी। यानी इन तीनों कार्य में, शिक्षा, ज्ञान और ये शोध में क्रांति आई। किसके? लेखन पद्धति से दस्तावेज बने, किसी भी चीज को, ज्ञान को, शोध को स्टोर किए तभी क्रांति आया। ठीक है, अब मैं उन विषयों को बता रहा हूँ जिसके बिना आधुनिक विज्ञान, जो भी गणित या कंप्यूटर या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलेगा ही नहीं। तो शुरू करता हूँ मैं गणित से। गणित में आपने सुना होगा वैदिक गणित, ठीक है। इसमें क्या है, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सब है। और ये वैदिक गणित हमारे वेदों में है, ठीक है। और गणित जो है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये लगभग सभी संस्कृतियों में हुई है। लेकिन गणित हमारे देश में विकसित हुआ है, अत्यंत विकसित हुआ है। जैसे मैं एक बताता हूँ, मैं आर्यभट्ट बताता हूँ। आर्यभट्ट ने शून्य दिया विश्व को, प्लस दशमलव प्रणाली दिया, दशमलव प्रणाली। इन दोनों के बिना आधुनिक कंप्यूटर जो है संभव ही नहीं है चलना, ठीक है। शून्य और दशमलव क्या है, अगर आपके पास पहले ऐसे होता था 11 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, पहले विश्व को नहीं मालूम था, ठीक है। तब हमारे आर्यभट्ट ने, देखो ऐसा नहीं है कि दशमलव प्रणाली कोई सामान्य खोज है, इसका प्रॉपर स्थानीय मान भी होता है। तो 11 को हम करेंगे तो 5.5 आता है, यहाँ पे दशमलव लगाया जाता है। पहले यह ज्ञान नहीं था विश्व के पास। आर्यभट्ट आया था 500 और 600 के बीच में आए थे, इनका जन्म है। यानी जिस समय इस्लाम जन्म लिया था उसी समय का है। तो ये है शून्य और दशमलव, इन्होंने ही पाई का मान दिया है, ठीक है, पाई का मान। आर्यभट्ट ने बहुत बड़े गणितीय विधाओं का भी खोज किया है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि इसके पूर्व हमारे जो गणितज्ञ थे उसको आधार बना के इन्होंने क्या खोजा है, पहले ये बताता हूँ आपको। बोधायन प्रमेय, ये आपको लगता होगा ये कर्ण स्क्वायर प्लस ये बराबर है जी, ठीक है, ये बराबर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको लगता होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ये पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन ये 800 ईसा पूर्व आ चुका था, ईसा पूर्व, इसको मैं BC लिखता हूँ जी, ठीक है। 800 ईसा पूर्व यानी आज से 2800 साल पहले इन्होंने ये हमें दे दिया था। बोधायन ने किसमें, अपने शुल्व सूत्र में दिया था, जिसमें हमें वेदिका जानते हैं, वेदिका यज्ञ करने के लिए ऐसे होते हैं चकोर, वेदिकाओं के निर्माण के लिए सूत्र को दिया था इन्होंने। तो देखो वेदिकाओं के निर्माण के लिए एक बीच में अगर हम ऐसे धागा डाल देंगे, इन्होंने धागा कहा है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है, देखो ये, और ये समकोण त्रिभुज का ही सूत्र है, ठीक है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है विश्व में। लेकिन आजकल बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये 570 ईसा पूर्व को आया था, यानी 230 साल पहले बोधायन ने इस सूत्र को अपने एक शुल्व सूत्र, एक इनका ग्रंथ है, उसमें ये सूत्र को देकर चला गया था।
और ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय है और बोधायन प्रमेय भी है। लेकिन बोधायन प्रमेय का ये जो कार्य है उसको आगे आर्यभट्ट ने कैसे पढ़ाया ये दिखाता हूँ आपको। बोधायन प्रमेय आर्यभट्ट ने क्या किया है देखो। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का नींव रखा है विश्व में। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का नींव रखा है, जो हम आज पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे साइन थीटा ऐसे करके पढ़ते हैं ना। 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन और सेक कोसेक ऐसे। तो त्रिकोणमिति की नींव आर्यभट्ट ने ही रखा है। कैसे दिखाता हूँ, बोधायन प्रमेय का उपयोग करके। देखो ये बोधायन प्रमेय जो होता है पाइथागोरस, इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है आजकल बोधायन पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय संयुक्त रूप से बोला जाता है और हमारे देश में भी यही अब पढ़ा जाता है और वो बुक में भी आते हैं, कक्षा के मतलब क्लास वाली बुक में भी। तो ये सूत्र जो है देखो, यहाँ पे एक समकोण बनता है ना। वेदिका हमारे चकोर चकोर होते थे ना, तो वेदिका के निर्माण के लिए इन्होंने यह सूत्र दिया था। और ये वे ऋषि मुनि तो थे ही, लेकिन गणितज्ञ भी थे ना, इसीलिए प्रमेय इसको दिया था इन्होंने। तो देखो त्रिकोणमिति का नींव किसने रखा था? आर्यभट्ट ने। पहले ये बताता हूँ त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। 2 ग्रहों प्लस ग्रह प्लस इसको क्या बोलेंगे उसको, तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। महासागर प्लस पर्वतों की ऊंचाई प्लस गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई ज्ञात करने के लिए, पर्वतों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। 2 ग्रहों के बीच, सूर्य और चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे निकाली गई? टेप लेकर तो नहीं गए होंगे, तो त्रिकोणमिति के आधार पर ही निकाला था वैज्ञानिकों ने। और इसको दिया है आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का। इन्होंने साइन दिया है, ये साइन है शुरुआत का, इसको अभी साइन बोलते हैं। ठीक है ये, लेकिन हमारे आर्यभट्ट ने इसको जा कहा है। जा का बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा ही है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जा का बराबर भी होता है लंब बटा कर्ण। हमारे पास इंग्लिश नहीं था तो हम संस्कृत का ही उपयोग करते थे। और साइन का उल्टा जो होता है, एक होता है ना कॉस, तो उसका नहीं किए थे, लेकिन साइन का मतलब त्रिकोणमिति का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ये क्यों आधार, ये कर्ण इस भुजा के कारण होता है। अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये होगा लंब। ठीक है, लंब को चुनना पड़ता है थीटा के आधार पे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भी, इस चीज को भी बोधायन ने बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और जिसको हम कोण मानेंगे उसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। आधार जो शेष बच गया उसको आधार कहेंगे। ये भी बोधायन ने दिया था। तो त्रिकोणमिति के उपयोग करके ऊंचाई प्लस दूरी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऊंचाई प्लस दूरी, 2 ग्रहों के बीच दूरी, 2 तारामंडलों के बीच की दूरी तो त्रिकोणमिति से ही संभव है। आज तक कोई गणित में ऐसी विधा उत्पन्न नहीं हुई है जो 2 ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात कर सके। त्रिकोणमिति से ही संभव है। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ कि आगे देखो कितना बड़ा आविष्कार किया हमारे आर्यभट्ट ने। इन्होंने दिया है 0, दशमलव और ये पाई भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आर्यभट्ट हो गया, आपको पता है ब्रह्मगुप्त ने क्या किया है? इन्होंने
बीज गणित की नींव रखी है, जिसमें हम पढ़ते हैं ना ए बी सी या एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं गणित में, तो इसको बीज गणित ही कहा जाता है। इसका भी हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मगुप्त ने, ये शायद 700 AD को आया था, ठीक है, आर्यभट्ट के जस्ट बाद, शायद 100 साल के अंतर ही रहा होगा, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने ये किया है, और ब्रह्मगुप्त ने और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन देखो मैं ये यहाँ पे यह बताना चाहता था कि जो ये त्रिकोणमिति है, देखो विश्व ने त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताना चाहता था जी। पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। इसका पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके त्रिकोणमिति बनाई किसने? आर्यभट्ट ने। देखो कैसे, देखो ये कर्ण बराबर आधार लिख देता हूँ, ठीक है, आधार प्लस लंब स्क्वायर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन्हीं का उपयोग करके, इसी चीज का उपयोग करके, अगर बोधायन ने इसको नहीं देता, और मुझे लगता है कि ये पाइथागोरस का ही नकल, पाइथागोरस ने नकल ही किया, क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में था और लगभग 250 साल तक हमारे शास्त्र में था। ये हो सकता है बोधायन प्रमेय जो है पढ़ने के लिए आया हो तक्षशिला में, और ये पश्चिमी देशों को बता दिया, और पश्चिमी देश पाइथागोरस प्रमेय ही कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में बोधायन प्रमेय, और आज के जो शिक्षाविद होते हैं ना, विद्वान होते हैं जो शिक्षा पे शोध करते हैं, वो मानते हैं कि ये बोधायन प्रमेय ही है करके। तो इस बोधायन प्रमेय के कारण ही आपको त्रिकोणमिति का सर्वसमीका याद होगा। समीका साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका उत्पत्ति इसी फार्मूले से ही होता है, ठीक है। बड़ा आसान है, इसमें से एक भुजा को आधार मतलब भाग देते हैं तो निकल आता है। और इससे सर्वसमीका 3 तरह के बनते हैं, एक दो और बताता हूँ। कोशेक स्क्वायर, मैं इसको जो उत्पत्ति हुआ वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। को के साथ में कॉट बराबर 1 वाला को बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस होता है। और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan बराबर 1। तो इनकी उत्पत्ति जो सर्वसमीका है, जो त्रिकोणमिति की मूलभूत अवधारणा है, वो बोधायन प्रमेय से ही संभव है। बोधायन प्रमेय ने ही विश्व को पहले ये दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बोधायन प्रमेय नहीं होता तो ये सर्वसमीकाएं भी नहीं बनती। बोधायन प्रमेय का ही नकल है, किसका? पाइथागोरस प्रमेय। ये पश्चिमी देशों को जाके बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है भाई, कर्ण बराबर लंब बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार होता है। बिल्कुल अपने सूत्र में ये लिखा है बोधायन प्रमेय ने। बोधायन हमारे ऋषि मुनि गणितज्ञ है, ये गणितज्ञ है। और वेदिकाओं का निर्माण होता है ना ऐसे, तो सबका एक निश्चित आकार में हो, उसके लिए इन्होंने सूत्र दिया था, ठीक है। तो ये रहा, और आगे यह दिखाता हूँ मैं। ये सिर्फ गणित का था ना, अभी और बताता हूँ मैं गणित में और क्या क्या किए हैं। और बीज गणित तो हो गया, और ठीक है, इतना ही काफ़ी है। एक और बताता हूँ जो आधुनिक कंप्यूटर ही संभव नहीं है। पिंगल हमारे जो ऋषि मुनि थे, BC दूसरे ईसा पूर्व 200 साल पहले। तो इसमें क्या था ये कि द्विआधारी प्रणाली को इसने विकसित किया था। आज कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। इसको ही द्विआधारी प्रणाली कहते हैं। इसको आधुनिक बनाया किसने? जॉर्ज बुल और एक लिपनिक, इन दोनों ने इसको आधुनिक बनाया। ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन इन दोनों ने जो यूज किए हैं वो हमारे पिंगल ने इनसे 2000 साल पहले ही कर दिए थे। द्विआधार प्रणाली मतलब अपने छंद शास्त्र में
छंद शास्त्र में क्या है, ज्ञान को, यानी छंदों के कविता को मैं ज्ञान लिख रहा हूँ, ज्ञान को इन कोड करने के लिए, इनकोड करने के लिए क्या है, दो शब्द, यहाँ पे 0 और 1 है ना, द्विआधारी प्रणाली, मतलब दो शब्दों को आधार बनाकर एक सिस्टम बनाना। तो इन्होंने गुरु प्लस लघु का यूज किया है। गुरु के लिए ये एस आकार का यूज करते थे और एक सीधी लाइन यूज किया करते थे। ये गुरु दीर्घ स्वर के लिए होता था, ये लघु स्वर के लिए होता था। ठीक है, ये ह्रस्व, ये दीर्घ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने कभी कभी ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे सेम टू सेम। ये भी द्विआधारी प्रणाली आपने ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे सेम टू सेम यही है द्विआधारी प्रणाली। इसको आज कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है जो हमारे पिंगल ने दिया है। इसको भी पिंगल के कार्य को किसने माना, विद्वानों ने माना है कि ये द्विआधारी प्रणाली 2000 साल पहले, मतलब दूसरी BC में, ईसा पूर्व, पिंगल ने, ये भी हमारा गणित, हमारा छंद शास्त्र, मतलब पता नहीं कौन था ये, लेकिन हमारे ऋषि मुनि थे। छंद शास्त्र मतलब ये हो सकता है गणितज्ञ न रहा हो, ठीक है, हो सकता है गणितज्ञ भी रहा हो, तो क्योंकि ये बिल्कुल ये गणित ही था ना, ये बिल्कुल गणित ही था, ये बिल्कुल गणित है। ये किसी संख्या को परिभाषित करता है, मैं जो लिखा हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम, ये बाद में बता दूंगा। तो इसके बिना कंप्यूटर ही संभव नहीं है। हमारी भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता, द्विआधारी प्रणाली को। शून्य, मैंने ये बताया था ना कि शून्य और दशमलव के बिना क्या है, कंप्यूटर संभव ही नहीं। कंप्यूटर एक्यूरेट गणना करना होनी चाहिए, तो दशमलव एक्यूरेट, शुद्ध 100% गणना करने में सहायता करता है। और शून्य नहीं है तो आप गणना 100% नहीं कर सकते। शून्य नहीं है तो दशमलव नहीं है तो आप 100% गणना नहीं कर सकते। और कंप्यूटर इसी पे ही आधारित है। और शून्य तो अभी बताया ना, ये द्विआधारी प्रणाली, ये बताया शून्य का उपयोग यहीं पे हो रहा है, पिंगल का भी उपयोग यहीं पे हो रहा है, ठीक है। और दशमलव भी यूज होता है इसमें, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में दशमलव भी यूज होता है, एल्गोरिदम में होता है। आपने कभी कभी बहुत ऐसे 0 जो भी बहुत सारी संख्या वाली चार्ट देखे होंगे, वो क्या एल्गोरिदम से संबंधित है। तो ये रहा, बिना हमारे पिंगल आर्यभट्ट के बगैर आधुनिक कंप्यूटर, क्या कोई भी डिवाइस, आपका मोबाइल, लैपटॉप और आजकल गाड़ियों में भी चिप बनते हैं, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि ये 0 और 1 की भाषा समझते हैं, दशमलव और शून्य को जानते हैं, हमारी भाषा को नहीं। तो ये रहा गणित विषय। अब मैं आपको कुछ ऐसे विषय बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सीधा भौतिक शास्त्र बता रहा हूँ, फिर रसायन बताऊंगा। चौथा बताता हूँ मैं भौतिक शास्त्र, क्योंकि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त भी भौतिक शास्त्र से रिलेटेड थे। तो देखो भौतिक शास्त्र में क्या है कि आपको मालूम होगा परमाणु सिद्धांत, ये कौन थे, महर्षि कणाद। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक वस्तु क्या है, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बनाए करके, ठीक है, बना है आज। और इन्होंने ही कहा था परमाणु प्लस अणु कहा था, और आज भी हम परमाणु और अणु ही पढ़ते हैं। पश्चिमी दुनिया ने इसको तो परमाणु को एटम बताया है, प्लस अणु को मोलिक्यूल बताया, ठीक है। लेकिन हम आज भी परमाणु यूज करते हैं, जो कणाद ने कहा है, अणु कहा है, कणाद ने कहा है। तो प्रत्येक वस्तु क्या है, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बनाई है। भौतिक शास्त्र का नींव इन्होंने ही रखा था, ठीक है, विकसित होता जाता है। देखो अब देखो, मैंने भास्कराचार्य नहीं बताए थे क्या उसमें, ब्रह्मगुप्त जो थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने बताया था, बीजगणित की नींव रखा था।
ABCD वाला क्वेश्चन। तो इन्होंने ये भी तो बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने लिखा था, लेकिन इस शब्द का उपयोग किया था और ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसको और अधिक विकसित किया किसको, भौतिक शास्त्र, ये गणित है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण इन्होंने ही बताया था, ब्रह्मगुप्त ने। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ये ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण दिया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त 700 AD में आया था बेचारा मतलब अच्छा व्यक्ति, ठीक है। और अब देखो ये गुरुत्वाकर्षण को किसने और बढ़ाया, भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को ये 1200 AD में लगभग 500 साल बाद गुरुत्वाकर्षण को आगे बढ़ाया। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है, ठीक है, अपनी ओर खींचती करके भास्कराचार्य ने पहली बार परिभाषा दिया किसका, गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन आपको तो मालूम होगा कि न्यूटन ने इसका गणित रूप दिया था। भास्कराचार्य ने गणितीय रूप में नहीं लिखा था, वो केवल परिभाषा दिया था। और देखो यहाँ पे एक चीज है कि जो न्यूटन थे वो कहा जाता है फल गिरा था। तो फल क्यों गिरा था, वो देखो वहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि वो क्वारंटीन थे महामारी के कारण, जैसे हम कोरोना के कारण घरों में कैद थे ना, वैसे ये भी क्वारंटीन था महामारी फैलने के कारण। तो हो सकता है कि ये न्यूटन जो था वो भौतिक शास्त्र था, हमारा भास्कराचार्य भी भौतिक ही शास्त्र था, इन्होंने और भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये न्यूटन ने हमारे जितने भी भौतिक शास्त्री थे उनके पुस्तकों को पढ़ता रहा होगा जब क्वारंटीन में था, अकेले था। तो उन्होंने हो सकता है गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। और चूंकि भास्कराचार्य क्या थे, भौतिकाचार्य थे, ये भी भौतिका ही चार्य है, तो निश्चित ही पढ़े होंगे और यहीं से इनको आइडिया आया होगा, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। लेकिन उन्होंने अधिक विकसित किया, ठीक है। न्यू तो हमारे भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त ने ही रखे थे, ठीक है, न्यू रखे थे। इन्होंने और थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन ये इसके आते तक गणित और विकसित हो गया था ना भाई, तो ये रहा। तो निश्चित ही इसने भास्कराचार्य की पुस्तक को पढ़ा होगा, क्योंकि अनुवाद हो चुका था और हम क्या थे, गुलाम हो गए थे किसके, अंग्रेजों की इसके समय में। तो ये रहा। और भास्कराचार्य ने ये तो बता दिया, ठीक है। लेकिन न्यूटन के बाद क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल को क्या है, आइंस्टीन ने और अधिक बताया कि गुरुत्वाकर्षण नाम का कोई बल नहीं होता है, ठीक है। तो उधर नहीं चलेंगे, ये भौतिक शास्त्र है। और भी बताता हूँ मैं। अब मैं कितना नंबर हो, 5वां बताता हूँ मैं, रसायन शास्त्र बताता हूँ। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने न्यू रखा है करके, ठीक है। ये भौतिक शास्त्र के न्यू किसने रखा है, भारतीय ऋषि मुनियों ने। इन्हीं पर क्या है, पूरा विश्वास टिका है। भले हमने क्या बोलते हैं, बिजली नहीं बनाए, बल्ब नहीं बनाए, लेकिन ये बिजली बल्ब कौन सी विषय पर आधारित है, भौतिक शास्त्र पर ही है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने नींव रखा। अगर ये न्यूटन अंग्रेज ही था, अगर इन जैसे लोगों ने हमें गुलाम नहीं बनाया होता, मुसलमान आक्रमण नहीं किए होते, तो देखो मैंने ये बताया था ना, कहाँ गई ये बताया था कि देखो ये आर्यभट्ट देखो, ये आर्यभट्ट देखो 5वीं 6वीं शताब्दी में जन्म था इसका, क्या क्या करके गया इसने, इतना महान गणितज्ञ है, भौतिक शास्त्र है हमारे। और क्या बोलते हैं, ये इस्लाम का जन्म हुआ था उस समय, ये पृथ्वी में जीवित था हमारा आर्यभट्ट। अब देखो इसके जस्ट बाद, आर्यभट्ट के जस्ट बाद इस्लाम ने हम पर आक्रमण किया,
कितना विकसित हो रहा था गणित, देखो विश्व के लिए कितना कार्य करके गए। और इसके ही शायद जीवन काल में रहा होगा कि क्योंकि 712 में ये इनका जन्म 712 में पहली बार आक्रमण किया था मुसलमानों ने हमारे देश में, ठीक है, 712 ईस्वी में, यानी आज से 1300 साल पहले। और आज से 1300 साल पहले ये आर्यभट्ट था और हमारा ब्रह्मगुप्त था, ठीक है, ब्रह्मगुप्त था। कहाँ गए वो? हाँ, ये ब्रह्मगुप्त था, ठीक है। और देखो अगर अंग्रेज नहीं आते, मुसलमान हमें ये नहीं करते, गुलाम नहीं बनाते, हमारा शोषण नहीं करते, हमारी चीज़ों को नहीं जलाते। जब ये आए थे, कौन? इस्लाम आया था, तो हमारे नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय हमारा तक्षण सबको नष्ट कर दिया, सबको, पूरा विश्व को पीछे ढकेल के रख दिया। देखो हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा था। आज जो विश्व कर रहा है वो हम 1300 साल पहले कर रहे थे, ठीक है, 2000 साल पहले भी कर रहे थे, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे थे। अगर नहीं आते तो सच में हम कहीं और होते। तो ये है। और ये भी देखो रसायन शास्त्र बता रहा था मैं, ये न्यूटन अंग्रेज ही है, ठीक है, कोई प्रेम मोहब्बत नहीं इससे। तो इन्होंने गणितीय रूप दिया था और निश्चित ही क्वारंटीन में था, तो भौतिकाचार्य को पढ़ा होगा, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहता था जी मैं कि जो त्रिकोणमिति दिया है, हमारे त्रिकोणमिति दिया है आर्यभट्ट ने, इसके बाद एक जन्म हुआ था जिन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि ये ब्रह्मगुप्त ही ग्रहों की गति, नहीं, इसको भास्कराचार्य ने ही बताया है। भास्कराचार्य इन्होंने ही, चूंकि देखो ये भौतिक का है ना, और खगोल शास्त्र में पढ़ेंगे इसका, भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र में इसी गुरु भास्कराचार्य ने ही ग्रहों की गति का वर्णन किया है, ठीक है, उन पर अध्ययन किया है। और आज देखो किसने 1200 AD में, आज से 800 साल पहले ग्रहों की गति, यानी ग्रहों को बारे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। और यहाँ पे यह दिखा दूं मैं, जब उसमें पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, किसमें? खगोल शास्त्र में। तो मैं अभी रसायन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूँ जी, बता रहा हूँ आपको रसायन शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या किया है। इसको रस शास्त्र के रूप में जानते हैं, रस शास्त्र। इसका प्रमुख आचार्य नागार्जुन है। ये गणितज्ञ था, बौद्ध धर्म पे क्या है, शोधकर्ता भी था, ठीक है, मतलब दार्शनिक था और चिकित्सक भी था। गणितज्ञ, चिकित्सा, देखो बायोलॉजी, गणित सब जानते थे ये लोग, हमारे ऋषि मुनि। मतलब एक विषय पे शोध कार्य नहीं करते थे, सभी पे हाथ लगाते थे। तो ये रस शास्त्र बता रहा हूँ। रसायन में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रमाण देखो, धातु कर्म। धातु कर्म मतलब समझते हो, अशुद्ध धातु जो होता है, अशुद्ध धातु को शुद्ध, अरे कैसे हो रहा है, शुद्ध धातु में बदला जाता है। धातु कर्म यही प्रक्रिया है। देखो प्रत्येक धातु क्या होता है, अयस्क के रूप में होता है। अयस्क मतलब अशुद्ध धातु, उसको शुद्ध किया जाता है। और ये केमिकल प्रोसेस है। क्या धातु कर्म क्या है, केमिकल जो भी रहे, केमिकल प्रोसेस है। बिना केमिकल प्रोसेस के आप शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अष्ट धातु का वर्णन है। महरौली का लौह स्तंभ है जो आज तक जंख नहीं लगाया। आजकल हम जो देखते हैं ना, उसमें घर में छड़िया डालते हैं, 100 साल में जंख लग जाता है, घर टूट जाता है। महरौली का आज भी जंख नहीं लगा, ये अभी दिल्ली के जंतर मंतर में खड़ा है। अष्ट धातु मतलब समझते हैं 8 प्रकार के, 8 तरह के धातु। अब सोचो 8 तरह के धातु, 8 तरह के धातुओं का शुद्धिकरण हमारे ऋषि मुनि जानते थे। ये केमिकल है। मैंने जब 12वीं में था तो
चांदी का शुद्धिकरण पढ़ा था, शुद्धिकरण बड़ा प्रोसेस होता है किसका, केमिकल प्रोसेस होता है। बिना केमिकल, देखो कोई भी धातु जो होता है वो शुद्ध अवस्था में नहीं होते प्रकृति में, लेकिन क्योंकि अन्य चीज़ों से ना रासायनिक प्रक्रिया करके क्या कर लेते हैं, अयस्क बना लेते हैं, ठीक है। अब इस अयस्क को शुद्ध धातु में बदलना होता है, जैसे सोना चांदी, हमारे यहाँ लोहा तांबा, पारा भी है भैया, पारा भी, सोना प्लस चांदी और भी बहुत कुछ है, 8 तरह के हैं, वो भी नहीं बता पाऊंगा भी, तो 8 से भी ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं कि देखो ये क्या है, धातु कर्म, शुद्ध करने की प्रक्रिया। आपको बताया था ना कि लेखन पद्धति, तो इसमें स्याही या दवात बोलते हैं, दवात, ये कैसे होता था, प्राकृतिक प्लस रसायन का उपयोग करके क्या करते थे, रंग निर्माण करते थे। रंग निर्माण रसायन मतलब केमिकल प्रोसेस से ही बनता है, तभी स्याही बनेंगे, दवात बनेंगे, ठीक है। तो ये है रसायन में। ऐसा नहीं कि रसायन में मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। आज धातुओं का उपयोग करते हैं ना मनुष्य, कई जगह करते हैं, ठीक है, गिनती ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही सबसे पहले धातुओं को शुद्ध करना और उसका उपयोग करना उपयोग करना ही शुरू किया था। देखो इतना बड़ा रसायन शास्त्र, ठीक है, कुछ छोटा मोटा है ये। आप कहोगे कहीं पे देखो करके भूमि को, तो आप कुछ तत्व को ढूंढ भी नहीं पाओगे बिना आधुनिक मशीन के। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने शुद्ध करके उपयोग करते थे भैया, अस्त्र शस्त्र बनाते थे, और ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज, धातु कर्म केमिकल प्रोसेस है, याद रखना। हिंदी में लिख दिया तो ये नहीं समझना कि फोकट चीज है, केमिकल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये रहा कितना बड़ा ये रसायन शास्त्र। आज जहाँ कल भी विश्व जहाँ भी रहेगा, अभी जितना भी विषय बताया हूं मैं, वो इसका उपयोग करके विश्व प्रगति करता ही रहेगा। अब मैं आपको क्या है वो बताता हूँ, खगोल शास्त्र बताता हूँ, फिर चिकित्सा शास्त्र। चलो चिकित्सा शास्त्र पहले बताता हूँ मैं। ये देखो चिकित्सा शास्त्र बताता हूँ, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र में क्या क्या कारनामे किए थे, फिर खगोल में चलेंगे। देखो कितना नंबर था वो, 6ठा हो जाएगा ये। चिकित्सा, आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने आंतरिक रोग निदान करते थे। आंतरिक रोग निदान में प्रसिद्ध है कौन सा, चरक संहिता, ठीक है। और रोग आंतरिक होता है, बाहरी भी होता है। जैसे आपके त्वचा में खुजली हो रहा है, वो क्या है, बाहरी है। तो ये और भी देखो, थोड़ा बारिश शुरू हो रहा है, थोड़ा शोर लग सकता है, ठीक है। तो यह देखो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आपको पता है, सुश्रुत संहिता दिया है। सुश्रुत संहिता, चरक का चरक संहिता है, ठीक है, चरक संहिता। ये दोनों लगभग समान काल में थे, थोड़ा आगे पीछे संहिता, ठीक है। इन्होंने देखो 300 से अधिक सर्जरी किया है। इसमें आपको पता है मोतियाबिंद आपको पता है, आँख में पुतली क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है, आँख में सफ़ेद हो जाता है, उसका ऑपरेशन किया है। प्लास्टिक सर्जरी तो आपको पता होगा, प्लास्टिक सर्जरी आजकल जितने भी हीरो हीरोइन हैं, सभी नहीं, लेकिन आपको रील में दिखाई पड़ेंगे प्लास्टिक सर्जरी करते हुए, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ ऑपरेशन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी का ही है। इन्होंने 300 प्लस सर्जरी किया, मोतियाबिंद किया, प्लास्टिक सर्जरी किया, प्लस इसमें महर्षि सुश्रुत ने क्या किया था, 120 उपकरण, सोचो उपकरण का उपयोग किया था, और इसका वर्णन भी अपने शास्त्र में है, 120 उपकरण।
तो सुश्रुत ने ये किया, और ये बताता हूँ मैं अब। पतंजलि ने योग दिया है। योग क्या है? शरीर गतिविधि से क्या है? स्वास्थ्य लाभ जो भी रहे, ठीक है। मतलब योग, आज हम जिम में जाते हैं ना, मतलब शरीर में गतिविधियां करके स्वस्थ रहने की विधि पतंजलि ने ही दिया है। हम इसे योग प्राणायाम कहते हैं। आपको मालूम होगा आयुर्वेद विश्व विख्यात है। योग और आयुर्वेद दोनों क्या है? विश्व विख्यात है। मुझे आयुर्वेद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही चिकित्सा की शुरुआत पहले की थी, और सर्जरी का शुरुआत भी पहले किया था। सर्जरी में उपकरण होते, जितने भी अस्त्र शस्त्र होते, चाकू छुरी जो भी रहे, उसका उपयोग बनाना, ठीक है। और आंतरिक रोग, मतलब अगर आपको बुखार आ गया तो क्या है? बैक्टीरिया के कारण आता है, तो उसका भी रोग का निदान। चरक संहिता में आंतरिक रोग था, सुश्रुत में शल्य चिकित्सा था, ठीक है। देखो दोनों मिलेंगे तो कितना बड़ा कार्य करेंगे। अब इन दोनों के साथ पहले से योग है, पहले से आयुर्वेद है, अब ये दोनों मिलेंगे तो कितना बड़ा चिकित्सा शास्त्र बन रहा है पूरे विश्व के लिए। एक चीज आपको मालूम नहीं होगा, ये बता देता हूँ। आयुर्वेद क्या है? पौधों की पहली पुस्तक है। हम संस्कृत में ग्रंथ कहते हैं। और मैं जब ये पढ़ा था बीएससी, तो उसमें क्या है, हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था, बॉटनिका पढ़े थे। बॉटनिका को विश्व का पहला पुस्तक माना गया है पेड़ पौधे के बारे में लिखने का। ये बॉटनिका पुस्तक है एक, इसको पहला पुस्तक माना गया है, जबकि पहला पुस्तक आयुर्वेद है पौधों के बारे में लिखने का। ये बॉटनिका पहचान कराता है, पहचान मात्र, जबकि इसको बॉटनी के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभ देता है, जीवन में इसका उपयोग है। और ये बॉटनिका का कोई उपयोग नहीं है जीवन में, ये केवल पौधों की जानकारी देता है। लेकिन इसका आज भी उपयोग है। आयुर्वेद का जो हमारे मेडिकल है, मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद का भी उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि देखो पहले क्या होता था आयुर्वेद में, जैसे मैं कह दूं, दूध क्या करता है? आँख की रोशनी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? इसमें विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक में क्या है? विटामिन ए छोटी सी चीज है, किसमें पाया जाता है? दूध में। आधुनिक युग में छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए क्या है? मशीन है, मशीन बन गए, इसलिए विटामिन ए को दूध में है करके जान गए। अब आधुनिक में क्या होते हैं? आपको एक कैप्सूल दे दिया जाएगा, उसमें विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है, छोटे से कैप्सूल में। अब आपको पूरा दूध पीने की जरूरत नहीं है, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए छोटा सा कैप्सूल ले लो, हो गया। ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूध आयुर्वेद में है, कहा गया है विटामिन, मतलब आँख की रोशनी बढ़ाता है। दूध, घी भी ना, घी, ठीक है। तो दोनों कहा गया है कि आँख की रोशनी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? विटामिन ए होता है दोनों में। लेकिन आधुनिक में हमने देख लिया विटामिन ए, और इसको हम निकाल भी लिए। विटामिन ए को निकाल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं किसी मशीन से। तो यही है। तो आधार तो आयुर्वेद ही है ना। आयुर्वेद में कहा है आँख की रोशनी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भैया? विटामिन ए को आपने देख लिया मशीन की सहायता से, और मशीन की सहायता से आपने इसको निकाल लिया और बना भी लिया विटामिन ए को, बस, और कुछ नहीं है। तो ये रहा। और भी है इसमें, तो आपको पता है ना, ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि देखो, और एक चीज़ तो और नहीं बताया था मैं कि चिकित्सा शास्त्र में क्या है? औषधि निर्माण। आजकल हम देखते हैं ना, दवाइयाँ बनते हैं, इंजेक्शन बनता है, टैबलेट बनता है, वो क्या सब औषधि निर्माण है। हमारे में पता है ना, स्वर्ण भस्म, जो भी रहे भस्म, स्वर्ण भस्म, ठीक है। स्वर्ण भस्म सोने का क्या है? पाउडर फॉर्म है ये। हमारे ऋषि मुनि कैसे जाने कि अगर सोना को हम पाउडर के रूप में खाएंगे तो इस शरीर में अवशोषित हो जाएगा। आप सोना को खाना ना, जो
हाथ में पहने हो, कान में पहने हो, नहीं खाओगे, वो नहीं पचेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कैसे जान गए कि अगर स्वर्ण को भस्म यानी पाउडर के, भस्म मतलब समझते हैं भगवान शिव जी लगाते भस्म, पाउडर जैसे होते ना वैसे ही, तो कैसे जान गए कि भस्म के रूप में रखेंगे थाम में। और दूसरी बात तो यहीं पे ये होता है कि ये स्वर्ण सोना जो धातु के रूप में, उसको भस्म कैसे बनाए, भस्म कैसे बनाए, ये रसायन शास्त्र का प्रश्न है। ये भस्म के रूप में कैसे बनाए, राख के रूप में, मतलब राख नहीं था, पाउडर के फॉर्म में। आपको एक और पता होगा, रजत भस्म। आपको औषधि निर्माण में हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, बहुत सारे आयुर्वेद के तत्वों को मिला के औषधि निर्माण करते थे। इसमें आपको विश्व प्रसिद्ध है च्यवनप्राश, महर्षि च्यवन ने, ये भी आज भी वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये हमें ये च्यवनप्राश जो है युवा अवस्था में बनाए रखता है, मतलब जवान रहने के लिए कार्य करता है, ये शक्ति के लिए शरीर में। देखो मतलब औषधि निर्माण विश्व को हमने ही दिया है, ठीक है। आज भले विश्व इंजेक्शन बना रहा है, लेकिन भाई हमने ही पहले बताया कि मनुष्य औषधि ले सकता है और स्वस्थ हो सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही बताया है ये, ठीक है। तो ये रहा। अब आगे और दिखाता हूँ मैं। अब खगोल शास्त्र बताता हूँ। खगोल शास्त्र मतलब समझते हो, और भी बहुत कुछ है इसमें। मैंने ये नहीं बताया कि सबको बताना तो बहुत बड़ी ग्रंथ है, इन सबका बड़े बड़े ग्रंथ है। इसको अगर मैं बताऊंगा तो कई वीडियो बन जाएंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का, योग को बताऊंगा तो आप योग, आयुर्वेद को बताऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यह देखो, अब खगोल शास्त्र समझते हो। खगोल थोड़ा सा ये होता है शास्त्र, हमारे में खगोल शास्त्र कहा है। देखो आपको पता है ना, ग्रहों की जानकारी किसमें हमें, हमारे शास्त्रों में है। लेकिन 16वीं शताब्दी, 400 साल पहले गैलीलियो को दिया जाता है ग्रहों की जानकारी। 9 ग्रह, जितने भी ग्रह है, ठीक है, 9 ग्रह, ठीक है। तो पहली चीज तो यही कि 16वीं शताब्दी, 400 पहले गैलीलियो ने एक अपना दूरबीन बनाया था, दूरबीन बोलते हैं उसको, उससे ग्रहों को देखा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले गुरु ग्रह को देखा था, बृहस्पति को। तो चूंकि वो बड़ा था ना, इसलिए दिख गए उसके आंख में। और क्या है कि उसके बाद इन्होंने दूरबीन को और विकसित किया, फिर कुछ और ग्रह को देखे, बाद में और वैज्ञानिकों ने उसको और विकसित किया और देखे। लेकिन ग्रहों की जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से हमारे शास्त्र में है, आपको पता होगा, ठीक है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा। जितने भी 9 ग्रह है, ठीक है, पूरे 9 ग्रह, तो ये गैलीलियो को दिया जाता है हमारे शास्त्र में कई हजार साल पहले। हम तो जानते भी नहीं कि कब हमारे शास्त्र बने हैं, ठीक है। तो ये है, तो मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ। खगोल शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया ये बताता हूँ, जिससे विश्व आगे बढ़ रहा है। तो आर्यभट्ट बताया था, आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी को बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती तो क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी का वो निकाला था जी, व्यास, और इसमें 139 किलोमीटर थोड़ा कम था, ठीक है। मुझे ये मालूम है कि 139 किलोमीटर कम था शायद। तो ये खगोल में नहीं आते। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बताया था आर्यभट्ट ने ही सबसे ये पहले बताया था। पहले हमारे शास्त्र में क्या लिखे थे, राहु और केतु के कारण क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। तो इन्होंने ही ग्रहण को सबसे वैज्ञानिक बताया। कौन सा, चंद्र
प्लस सूर्य ग्रहण को क्या बताए कि ये पृथ्वी प्लस चंद्रमा की छाया के कारण बनता है करके सबसे पहले देखो आर्यभट्ट ने बताया है। आर्यभट्ट के इस कार्य को हमारे पंचांग में भी ग्रहण किया जा चुका है। हमारे कौन से दिन ग्रहण है, भले हमारे भारत में दिखाई नहीं देते सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, लेकिन विश्व के किसी अन्य कोने में ग्रहण होता है, लेकिन हमारे देश में दिखाई नहीं देते। फिर भी हमारे पंचांग में पता चल जाता है कि इस दिन ग्रहण है करके, और बकायदा समय, सेकंड और कब समाप्त होगी इसका भी जानकारी है हमारे शास्त्र में। तो ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, समय नहीं है। तो ये है आपको बताया था ना, भास्कराचार्य इन्होंने ही ग्रहों की गति के बारे में बताया है। ये आया था 1200 AD में, और ये आया था बेचारा 16वीं शताब्दी, आज से 400 साल पहले। हमारा भास्कराचार्य आज से 800 साल पहले, बताओ। और ग्रहों की जानकारी पहले इसको दिया जाता है, श्रेय गैलीलियो को। ये क्या गलत नहीं है, इसके ठीक 400 साल पहले भास्कराचार्य बोल रहे हैं, और भास्कराचार्य के ठीक 500 साल पहले ये हमारा आर्यभट्ट बता रहा है। तो ये है, ठीक है ना। तो इसमें अधिक जानने के लिए यह नहीं है, फिर भी ये वैज्ञानिक है, चंद्र और सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो इसकी नींव भी, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि खगोल शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। सभी ग्रहों की जानकारी हमारे पास है, क्योंकि सोम, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि ये सभी हमारे दिनों में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो खगोल शास्त्र में अब मैं आपको ना इसी के खगोल शास्त्र पे आधारित है हमारा क्या, पंचांग, यानी 8वां बता रहा हूँ, समय की गणना से अच्छा पता चलेगा। समय की गणना में क्या होता है, हमारा क्या है, पंचांग हमारा खगोल शास्त्र पर ही आधारित है, ठीक है, पूरी तरह से खगोल शास्त्र पे। पंचांग में क्या क्या होते हैं, तिथि होता है, तिथि मतलब समझते हो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, तिथि, इसको ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, प्रथमा से लेकर अमावस्या प्लस पूर्णिमा होते हैं, ठीक है। 2 तिथियां होती है, शुक्ल पक्ष प्लस कृष्ण पक्ष होते हैं। अब वार होता है, अब वार आपको मालूम है, सोमवार से लेकर रविवार तक। आज अगर सोमवार है तो पूरे विश्व में आज सोमवार है, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया समय की गणना। अब पंचांग में और होता है, योग होता है प्लस करण होता है। पंचांग में 5 अंग होते हैं ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये बता रहा हूँ, नक्षत्र में 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ये जितने भी चीजें बता रहा हूँ सब वैज्ञानिक है, और आज के विज्ञान से मेल नहीं खाता है, सटीक है, बिल्कुल 100% सटीक है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, और एक कभी कभी 28 अभिजीत नक्षत्र भी आ जाता है। क्यों आ जाता है, इसका एक कारण भी है, ठीक है। जैसे एक लीप वर्ष आ जाता है ना 4 साल में, फरवरी जो होता है 29 का हो जाता है, कुछ इसी प्रकार के हैं ये भी। तो देखो कितना कैलकुलेट गणना है ये, समय की गणना। हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार दिए, और ये भी तो नहीं बताया कि 12 माह चंद्र चक्र प्लस सूर्य चक्र से, ये भी एक वैज्ञानिक है, ठीक है। ये चक्र तो 12 माह मतलब समझते ना, हम पढ़ते हैं सावन, भादो, कार्तिक, अगहन, ये हमारे संस्कृत नाम है ये। तो ये चंद्र ग्रहण के आधार पे है। सूर्य के आधार पे भी 12 माह होते हैं। ये 12 राशि पर आधारित है। आप सिंह, कर्क, वृष, कन्या राशि ऐसे पढ़ते हो ना, मीन राशि, ये सूर्य राशि के 12 महीने पे आधारित है। सूर्य 12 अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं, इसलिए 12 माह होता है। चंद्र 12 माह इसलिए होता है क्योंकि 12 बार पृथ्वी की चक्कर लगा चुका होता है, और सूर्य
सूर्य का चक्कर पृथ्वी 12 राशियों में करके लगाता है, मतलब एक साल, मतलब एक चक्र में 12 राशि होता है, लेकिन ये 12 माह मतलब 12 बार चक्कर लगा चुका होता है चंद्रमा पृथ्वी का। ये अलग वैज्ञानिक है, बाद में वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये है 12 माह हमने ही दिया है, तिथि बार योग करण नहीं बता सकता, परफेक्ट मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये है समय की गणना। समय की गणना में वेदों में कल्प से शुरू हुआ है, और छोटी से छोटी, अभी मुझे नहीं मालूम, छोटी से छोटी चीज़ों की समय गणना की मापन है, जो आज आधुनिक विज्ञान उसको यूज भी नहीं करता है, लेकिन हमारे पास है वो, ठीक है। तो ये समय की गणना है। पंचांग, आज जो पंचांग देखते हैं ना, ग्रेगोरियन, क्या है, ग्रेडियन जो भी कैलेंडर होता है, कैलेंडर हमने दिया। ये तो केवल अभी ग्रेगोरियन शायद 1618 में आया था, ज़्यादा नहीं हुआ, ये 2 या 3 साल हुए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आप जनवरी फरवरी आप देखते ना, और ये बिल्कुल हमारे पंचांग का ही कॉपी है। पंचांग की कॉपी नहीं है भैया, ये केवल गणित में है, दिनांक बस में है, तो इसमें कोई गणित नहीं है। और ये पहले से मौजूद कैलेंडर का नकल करके ये गणित में बना दिया है, तो इसका कोई योगदान नहीं है कैलेंडर या पंचांग देने में या समय की गणना देने में, ठीक है। तो ये है। और ये आपको नहीं बताए कि संक्रांतियाँ होती है। संक्रांतियाँ 12 राशि क्या होती है, अलग अलग राशियों में प्रवेश करती है, तो 12 संक्रांति होती है एक साल में। इस एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती है, और प्रत्येक संक्रांति में अलग अलग माह होता है, ठीक है। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण है, इसको अलग टॉपिक में बता दूंगा। तो ये समय की गणना हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। आज पंचांग यानी कैलेंडर आज जो यूज करते ना, आज हमारे देश में क्या है, जो भी रहे, आज सोमवार है तो पूरे विश्व में सोमवार है आज। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने दूसरा वार बना लिया है। वार मतलब ये, तिथि मतलब समझते ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, एक अमावस्या होता है, एक पूर्णिमा वाला कालखंड होता है, ठीक है। शुक्ल कृष्ण पक्ष 2 में बता दिए हैं। महीने में 30 दिन होता है करके हमें इसी से ही पता चला है। ऐसा नहीं कि ये ग्रेगोरियन अपने आप से आज जान गया कि महीने में 30 दिन होता है करके, नहीं। हमारे पंचांग में पहले से मौजूद है, 15-15 दिन का होता है कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो इसने वहां से जाना है। ऐसा नहीं कि ये महान बुद्धिमान है, नहीं, ये कोई महान बुद्धिमान नहीं है। तो ये रहा, ठीक है। आगे कुछ चीजें और बताता हूं मैं, जो हमारे संस्कृति से ही उत्पन्न हुए हैं, और इसमें आपको बताता हूँ, ये 9वां लिख देता हूँ मैं। शिल्प शास्त्र मतलब समझते हो, आज की इंजीनियरिंग यानी शिल्प शास्त्र, इंजीनियर की नींव भी हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। कैसे, शस्त्र जो होते थे, शस्त्र निर्माण जो होते थे, वो सभी एक निश्चित किसमें होते थे, आकार में होते थे सभी। ऐसा नहीं कि किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को किसी भी आकार में बना दो, नहीं। तो इस शस्त्र निर्माण हमारा इंजीनियरिंग का ही प्रमाण है। आपको सिंधु घाटी सभ्यता मालूम होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या होता था, बांध निर्माण शिल्प शास्त्र हमारे इंजीनियरिंग का ही प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, घर सुनियोजित होता था, और कोने 90 डिग्री के अंश पर होता था। आपको मालूम है जल निकासी किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए नालियां होती थी, नालियों का निर्माण जल निकासी के लिए, प्लस कुआं भी पत्थर आप देखोगे कितनी गोलाई के साथ बनी होती है। अब किसी ने अगर देखे होंगे कुआं, तो पत्थर की कितना सुंदर गोलाई होती है, और समान आकार की क्या होती, पत्थर होते हैं, उससे कुआं बनाया जाता है। वो क्या है, शिल्प शास्त्र इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखोगे
ईंटें, आज की जो ईंटें हैं बिल्कुल ऐसे आकार में है, बिल्कुल कोई छोटा ना कोई बड़ा नहीं। ये क्या है, इंजीनियरिंग का ही कमाल है। आज भी हम ईंटें यूज करते हैं, जल निकासी करते हैं, घर भी सुनियोजित बनाते हैं, कोने 90 डिग्री का बनाते हैं, बांध बनाते हैं और शस्त्रों का निश्चित आकार में बनाते हैं। कोई भी फाइटर प्लेन हो गया, मिसाइल हो गया, सब अलग अलग नहीं बनाते, मतलब समान प्रकार के कार्य करने वाले को समान बनाते हैं। ठीक है, इसकी नींव भी शिल्प शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने ही रखा है, कोई मामूली कार्य नहीं है ये। ठीक है, और भी है शिल्प शास्त्र में एक, ठीक है इतना ही समझो कि शिल्प शास्त्र में महरौली का लौह स्तंभ तो बताया है, वो इंजीनियरिंग भी है और रसायन शास्त्र में भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लौह स्तंभ जो बनाया है, लौह स्तंभ जो बनाए हैं वो निश्चित डिजाइन में है। ठीक है, हाँ निश्चित डिजाइन में है, उसमें जो गोलाई उलाई है जो भी है वो भी क्या इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बना सकते कि हाथ में नक्काशी कर दिया जैसे पत्थर को करते वैसे नहीं, प्रॉपर ढाला गया होगा उसको। ठीक है, तो ये है शिल्प शास्त्र। ठीक है, 10वां जल्दी जल्दी बता देता हूँ। साहित्य मैं लास्ट बता रहा हूँ इसको। साहित्य मतलब कविता, या साहित्य मतलब कोई भी ग्रंथ लिखने की विधि हमारे ऋषि मुनियों ने ही दी है। कविता मतलब छंद जो होते हैं, आप देखो ना कवि को, कि कविताओं को एक मतलब शब्दों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि कविता बन जाता है, सुनने में, देखने में और पढ़ने लिखने में क्या सुंदर लगता है। यानी ग्रंथ लिखने का शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, यह बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारे वेद जो होते हैं, हमारे वेद है प्लस उपनिषद है प्लस पुराण है प्लस अन्य शास्त्र है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है, ये सब है। साहित्य लिखना हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले एक और बताता हूँ आपको, खेल समझते हो, खेल में शतरंज ये सबसे बुद्धिमत्ता वाली खेल है। इसका भी आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आज विश्व भर में शतरंज की प्रतियोगिता होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे क्रिकेट की होती है। ठीक है, वैसे ही। अब लास्ट बताता हूँ 12वां, नाट्य शास्त्र। ये कोई मामूली नहीं है ना, अभिनय यानी एक्टिंग करने की कला हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, भरत मुनि ने। और ये बड़ा, इसमें जो नाट्य शास्त्र है ना, ये सभी लोग नहीं सीख सकते। आप इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन ये नाट्य शास्त्र में अभिनय करना प्लस नृत्य करना, भिन्न भिन्न प्रकार की नृत्य, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिंग यानी अभिनय, प्लस संगीत। आप संगीत नहीं सीख सकते, लेकिन अगर मैं तो कहता हूँ आप इंजीनियर बन सकते हो, भौतिकाचार्य बन सकते हो, गणित समझ सकते हो। इन चीजों को नहीं कर सकती, ये बड़ा कठिन विद्याएं हैं। इसको जो रुचि रखते हैं वही कर पाते हैं। संगीत में आपको पता होगा हमारा सामवेद गायन है, इसी में ही गायन है, यानी 7 सुर जो होते हैं, 7 सुर लिखा नहीं है सामवेद में, लेकिन 7 सुर है करके 7 सुरों में पिरोया गया है हमारे संगीत को। और एक नाट्य शास्त्र में एक और चीज है सौंदर्य शास्त्र। आजकल हम मेकअप करते ना, हाँ वो सौंदर्य शास्त्र नाट्य शास्त्र में ही है। नाट्य शास्त्र में ही अभिनय करने की कला है, नित्य भिन्न भिन्न प्रकार के नित्य, संगीत भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत और ये सब सौंदर्य शास्त्र मेकअप करने की। क्योंकि अभिनय कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, संगीत कर रहे हो, तो ये सौंदर्य शास्त्र के बिना संभव नहीं है, मतलब मेकअप के बिना। ये भी सब आर्टिस्ट है ना, ये सभी तो आर्टिस्ट सस्ते धसते हैं। तो ये है भाई, इन सबको हमारे ऋषि मुनियों ने ही रखा है पूरे विश्व में। तो बस इतना ही है। तो ठीक है, आप जो वीडियो को है लाइक कर दिया करो अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो। और जो भी बता रहा हूँ मैं अपने अनुसार वीडियो को शेयर नहीं करने के लिए कहा हूँ मैं, अपने अनुसार जो भी
शेयर करना है, ठीक है, कर दिया करो अपने अनुसार, अपने लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।